से कम लेक्चर अगर यस मान लो वो रिकॉर्डिंग देख सकें एटलीस्ट। कुशाग्र तो आ गया है, बाकी नहीं है ना। ठीक है, रजत भी आ गया है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। वेट करो 1-2 सेकंड, फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्या कर रहे थे हम लास्ट टाइम? आई थिंक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे। यस सर। चलो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाइट बोर्ड। यस सर। अंश भी आ गया है, ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका एक आध का मिस होगा, वो रिकॉर्डिंग देख लेगा। ठीक चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, सो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे। तो इतना समझ आ गया था कि बेसिकली है क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर हम बेसिकली डिफाइन कर रहे थे उसको। तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे आई थिंक, कि डेल्टा टीबी किसके इक्वल है? केबी इंटू एम। यहाँ तक पहुंच गए थे। यस सर। ठीक है, फिर हमने सॉरी केबी को डिफाइन कर दिया था कि केबी क्या है? बेसिकली मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसके दो और नाम थे, वीलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर Yes, बॉइलिंग sir. पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से इसके 3 नाम थे। और मैंने ये बोला था कि ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, इतनी बातचीत कर ली थी। फिर इसके यूनिट जो आएंगे थे, मैंने क्या बोला था कि केबी किसके इक्वल है? डेल्टा टीबी अपॉन स्मॉल एम। तो केबी के अगर यूनिट में देखूं तो क्या आ जाएंगे भाई? केल्विन इंटू केजी अपॉन मोल। बिकॉज मोलैलिटी के यूनिट क्या होते हैं? मोल अपॉन केजी। मोलैलिटी के यूनिट क्या होता है? मोल अपॉन केजी। इसलिए केबी के क्या यूनिट हो जाएंगे? केल्विन इंटू केजी अपॉन मोल। ठीक है भाई। अच्छा, कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में, कई बार वो डायरेक्टली केबी ना देके कुछ और वैल्यूज दे देता है। तो उस केस में केबी का एक फॉर्मूला है दैट यू हैव टू रिमेम्बर। समटाइम्स वो इस तरह से भी पूछ लेता है। तो वो उसका फॉर्मूला होता है आर टी बी स्क्र अपॉन 1000 एलवी। यहाँ पे एलवी क्या है? एलवी इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? तो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का, ये तो हम वैसे पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो अभी मैं इसके बारे में नहीं डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो इन चीजों के बारे में बात करेंगे डिटेल में। अभी जस्ट तुम देख लो, इसका एक ये भी फॉर्मूला होता है। तो कई बार वो हमें डायरेक्टली केबी ना देके एलवी दे देता है, दैट इज वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे देता है। और फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके केबी की वैल्यू निकालेंगे। टीबी क्या है भाई? टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर के केस में वाटर का हो जाएगा। ठीक है, इन केल्विन। तो बेसिकली इस फॉर्मूले को अप्लाई करके तुम निकाल सकते हो। और आर बेसिकली वही तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका तो पता ही है, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो एलवी के यूनिट के अकॉर्डिंग तुम आर की वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, एलवी के यूनिट के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू पुट करोगे। Yes, sir. तो इस तरह से बेसिकली हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये बस तुम्हें याद रखना है। और कई बार
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का भी एक फॉर्मूला होता है, दैट इज डेल्टा एच वेपराइजेशन, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हो सकता है वो, कई बार ऐसा भी हो सकता है, वैसे ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ज्यादातर वो मैंने बोला था 99% केसेस में वो केबी तुम्हें देगा ही देगा, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जिस केस में वो डेल्टा एच दे दे या फिर तुम्हें एलवी दे दे। तो अगर डेल्टा एच वेपराइजेशन की वैल्यू दे दी तो एलवी की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दोगे। yes sir, ये पर मोल होनी चाहिए वैल्यू, डेल्टा एच वेपराइजेशन की वैल्यू पर मोल होनी चाहिए। ऐसे तो नॉन ऐसे न्यूमेरिकल तुम्हें शीट में भी देखने को नहीं मिलेंगे जो ऐसे मतलब इसका यूज हो गया डायरेक्टली हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू पर मोल और डिवाइड बाय मोलर मास से कर देंगे तो वहां से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकल जाएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करके लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, वहां से हमें केबी मिल जाएगा, देन हम फाइनली डेल्टा टीबी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कई बार चीजों को करना पड़ता है। क्लियर हो गया? yes sir, अंडरस्टूड? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अभी मैंने बोला था कि जैसे हमने एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ ली है जैसे, तो बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में हमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। सेम ही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। देखो जैसे उसमें भी तुम्हें फॉर्मूला तो पता ही था अल्टीमेटली, तो उसमें भी फॉर्मूला मोलैलिटी वाला भी एक फॉर्मूला था, ठीक है। वैसे ही देखो डिट्टो सेम क्वेश्चन हो सकता है, डिट्टो सेम क्वेश्चन हो सकता है, तो सेम क्वेश्चन में वो तुम्हें आरएलवीपी निकालने के लिए भी बोल सकता है और डेल्टा टीबी निकालने के लिए बोल सकता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। मान लो मोलैलिटी दे दी उसने और आरएलवीपी निकाल ली, तो मोलैलिटी उसका आरएलवीपी का फॉर्मूला लगा दोगे, और डेल्टा टीबी निकालने के लिए बोल दिया तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगा दोगे। बस सिंपल सी ये चीज है, ठीक है। yes sir, और अगर कोई और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए बोला तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो सिंपल सी ये चीज है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई अच्छे से तो बाकी सब आ जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ भी इंटू आई जरूर होगा, मतलब मोलैलिटी के फॉर्मूले में एन ऑब्जर्व्ड आएंगे, बस इस बात का ध्यान दें, ठीक है। मतलब इसको मैं थोड़ा सा अगर ओपन अप करके लिखूं तो के बी इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, बट मोल के साथ इंटू आई भी आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है बेसिकली, इंटू आई भी आएगा, तो इस बात का ध्यान। या yes इस sir, यहाँ भी डायरेक्टली तुम यहाँ पे डायरेक्टली इंटू आई भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले में ही, ठीक है। yes sir, और ये सब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में तो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन इज डिटर्मिन डिटर्मिन boiling point of solution boiling point of solution containing 3% containing 3% MgSO4 MgSO4 in water। Kb हमें गिवन है 0.5 केल्विन केल्विन यूनिट तो तुम्हें पता ही है, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। सेकेंड केल्विन केजी, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को। अच्छा ये भी बाय मास है, ठीक है, 3% बाय मास ही है, W/W है मतलब।
सर इसका आंसर क्या है? हाँ भाई, एक सेकंड। आंसर इसका है, आंसर इसका है, आंसर यार एग्जैक्टली नहीं पता। तुम्हारा कितना है? सर बहुत स्मॉल वैल्यू आ रही है। हाँ, वैल्यू तो स्मॉल ही आती है क्योंकि बहुत कम डाला है ना। देखो कितना, 3% इज वेरी वेरी लेस, तो ऑब्वियसली वैल्यू तो स्मॉल ही आएगी। इतना कम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से इतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी बढ़ सर जाएगा, तो बहुत वैल्यू ज्यादा ही स्मॉल ही छोटी आएगी। आ रही है सर। 0.64 आ रही है मेरी। हाँ, बहुत ज्यादा छोटी आ सकती है, इसमें कोई वो दिक्कत वाली ओके बात सर। नहीं है। चलो एक बार, तो क्या है, 3 ग्राम ऑफ MgSO4 है यस सर। इन 100 ग्राम सोल्यूशन। दैट मीन्स वाटर कितना है, 97 ग्राम। 97 ग्राम। तो डेल्टा टीबी निकालेंगे। 0.5। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए बोला है, डेल्टा टीबी निकालने के लिए बोला, बट डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। यस सर। तो डेल्टा टीबी के बी इंटू कैपिटल एम, बस वहां पे साथ में आई भी लिखना है, तो उस बात का ध्यान दे। तो 3/120 कर दूं इंटू इंटू इसका 1/90 अल, 120। सर 97 आ गया। सर 2 आएगा ये। हाँ हाँ, तो इसका जैसे तुम्हें अल्फा गिवन नहीं है, तो अल्फा क्या ले लोगे, 100%। तो इसके 100% लिए 2। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और नीचे उसका मास हो 97। जाएगा 97 यस सर। इंटू 1000। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हारा सर आंसर आ इंटू जाएगा। 1000 क्यों करेंगे? ग्राम में लिया है ना मैंने ये, ओके सर। मोलैलिटी निकाल रहे हैं ना, तो इसको ग्राम में लिया है तो इंटू 1000 करना पड़ेगा ना। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया सबको? ये मोल्स आगे, ये आई की वैल्यू है, और ये वाटर का मास, और यहाँ पे सिंपल बस डेल्टा टीबी की वैल्यू जो आ गई उसको 100 में से प्लस करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मतलब जो यस सोल्यूशन सर। का डेल्टा जो टीबी आएगा सोल्यूशन का, उसमें क्या करना, 100 के साथ प्लस कर देना इस वैल्यू को। तो बेसिकली वहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? किसी को डाउट यस इसमें? सर। नो सर। नो। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a solution of a solution of 1 to 2 gram of benzoic acid in 1000 gram of benzoin, sorry, in 1000 gram of benzene shows a boiling point elevation of boiling point elevation of 1.4 degree Celsius, assuming assuming that solute is assuming that solute is dimerized, क्वेश्चन साथ साथ में लिखते जाओ, dimerized to the extent of 80%, to the extent of 80%. Calculate normal boiling point of benzene. Given molar enthalpy, given molar enthalpy of vaporization, molar enthalpy of vaporization of benzene is 7.8 kilocalorie per mole, 7.8 kilocalorie per mole. एक चीज इसमें तुम्हें और गिवन है,
that is hmm, और कुछ गिवन होगा इसमें। ठीक है, आई थिंक। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है, तुम्हारे पास 122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड है, उसको 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन में डाल दिया। ठीक है, हेयर बेंजीन इज द सॉल्वेंट, बेंजीन सॉल्वेंट है यहाँ पे। 122 ग्राम बेंजोइक एसिड उसमें डाल दिया। उसने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो शो किया वो कितना किया, 1.4 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स तुम्हारे पास डेल्टा टीबी की वैल्यू इस वक्त 1.4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यस assuming सर। that solute is dimerized to the extent of 80%, मतलब जो solute है वो डाइमराइज कर रहा है, और एक्सटेंट ऑफ 80% का मतलब ये तुम्हें अल्फा अल्फा। की वैल्यू गिवन है। यस सर। ठीक है, और तुम्हें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट निकालना है बेंजीन का। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट समझ रहे हो ना? यस सर। मतलब प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना। यस दिस सर। इज द क्वेश्चन। सर टी सॉल्वेंट निकालना है। करो इसको। हाँ, टी सॉल्वेंट निकालना है, बिल्कुल सही। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करो। अच्छा, एक चीज, सॉरी, एक चीज शायद मैंने नहीं बताई। इसमें क्या है ना, ये जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा केबी का, दैट इज आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसमें जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू पुट करनी होती है वो कैलोरी पर ग्राम में पुट करनी होती है, कैलोरी पर ग्राम में, ठीक है, ये yes देख sir. लेना। हुआ किसी का? देखो कुछ नहीं करना तुम्हें, डेल्टा टीबी की वैल्यू तो पता है, इक्वल टू के बी इंटू कैपिटल है, ठीक है। एक yes काम sir. क्या करो, पहले तो आई की वैल्यू निकाल लो साइड में। आई की वैल्यू क्या आएगी? 1 1 प्लस plus एन की वैल्यू क्या लोगे? 2। 2 तो 1/2 -1 1 -1/2 इंटू 0.8, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड, ये क्या होगा, जस्ट एक सेकेंड। so 0.6 हाँ, तो ये 0.4 पे जाएगा, 0.6 आ गया, ठीक है। तो yes आई की sir. वैल्यू होगी 0.6। तो हाँ, तो यहाँ पे 1.4 इक्वल्स टू के बी इंटू, अभी इसको चलो मान लो, चलो लिख सकते हो वैसे, ओपन करके तो लिख सकते हैं हम। तो मोलालिटी का फॉर्मूला कितना, 122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड है। yes sir. बेंजोइक एसिड का तुम्हें मास, मोलर मास पता होता है क्या? बेंजोइक एसिड Sir का फॉर्मूला ये होता है, आई 110 थिंक तुम पढ़ चुके Yes, हैं अगर sir. आयुपाएच। 122. sir 122 ही आ जाएगा, yes sir. इनटू, अगर इसका बेंजोइक एसिड कितना दे रखा है, 1000 ग्राम ही है, तो ये तो 1000 ही आ जाएगा बस। ओके, मतलब 1 kg आ जाएगा, इंटू 1000 करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, मतलब पूरा ही कैंसिल आउट हो गया ये तो, ठीक है। yes sir. समझ के बात को। तो यहाँ से यहाँ आई की वैल्यू 0.6, ठीक है, yes यहाँ तक sir. पहुंच गए। तो केबी की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दी 1.4 अपॉन 0.6, ठीक है। अब केबी की वैल्यू एक और फॉर्मूला होता है यही वाला, केबी इक्वल्स टू आर टी बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कैलोरी में पुट करो तो 2 पुट कर दो, 2 कैलोरी जो भी है पर मोल केल्विन। टीबी स्क्वायर को टीबी स्क्वायर रहने देते हैं, 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पे किलो कैलोरी है पहली बात तो, किलो, पहले तो कैलोरी में बदलेंगे तो इंटू 1000 करेंगे, फिर पर ग्राम, पर मोल को पर ग्राम में चेंज करना है। अब तुम्हें पता है एक मोल बेंजीन का फॉर्मूला भी पता ही है सबको, एच 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 78 होता है ना मोलर मास बेंजीन yes का, sir. Yes, sir. ठीक है। तो 78 मास होता है, तो एक मोल मतलब 78 ग्राम, तो ये वैल्यू yes पर sir. मोल दे रखी है, मतलब ये पर 78 ग्राम के हिसाब से दे रखी है, तो हमें पर ग्राम चाहिए तो ऑब्वियसली 78 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नीचे यहाँ पे yes 78 sir. से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा नीचे, ये 10 से ये 10 कैंसिल। फिर आगे तुम देख लो, केबी की यहाँ से ये जो वैल्यू है, ये इसको यहाँ पे पुट करो और यहाँ से टीबी की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, तो जो आंसर आ जाएगा तुम्हारा वो आ जाएगा 418 पॉइंट, सॉरी 418.3 कैलोरी। तो ज्यादा से ज्यादा जो मुश्किल क्वेश्चन है वो इसी टाइप से बन सकता है इसमें, नहीं तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं,
कि नॉर्मली केबी दिया होता है और तुम्हें बस आई का दिक्कत होती है, बच्चों को अलग अलग कोई सल्यूट दे देगा या मिक्सचर ऑफ सल्यूट दे देगा, या किसी में डाइमराइजेशन का ट्राइमराइजेशन का मतलब एसोसिएशन का केस डाल देंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा इस टाइप में कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बस इस बात पे Yes, ध्यान। sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. कोई डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. ठीक है, लिखना तो नहीं है, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। वी हैव डिटरमिन mass of steam evaporated when a solution containing 1 mole of urea, 1 mole of urea in 2 kg of water, in 2 kg, in 2 kg of water is heated to 101 degree Celsius. Kb जो given है that is 0.5. तो क्वेश्चन ये है कि हमने एक सोल्यूशन है हमारे पास जिसमें 1 मोल यूरिया है, उसको हमने हीट कर दिया है 101 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमें ये बताना है कि कितनी स्टीम, मास ऑफ स्टीम जो इवेपोरेट हो चुका है, मास ऑफ स्टीम जो इवेपोरेट हो चुका है वो बताना है हमें। ठीक है भाई, तो इसमें सिंपली इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में सिंपली तुम यही फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाओगे। बस इसमें क्या करना है तुम्हें, मोलैलिटी का जब तुम फॉर्मूला लगाओगे, जैसे डेल्टा टीबी की वैल्यू तो 1 है क्योंकि 101 100 से माइनस करोगे तो 1 आ जाएगी। ठीक है, केबी की वैल्यू 0.5 है। मोलैलिटी का जब तुम फॉर्मूला लगाओगे, तुम पता 1 मोल यूरिया है और यूरिया के लिए आई की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, डिवाइड बाय 2 केजी है ना सॉल्वेंट, बट इस 2 केजी उसने बोला है व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इन 2 केजी ऑफ वाटर इज हीटेड टू। अब ये 2 केजी ऑफ वाटर एक्चुअली में 2 केजी नहीं ना बचेगा, इसमें से कुछ स्टीम एवेपोरेट हो चुकी है। वही तो उसने पूछा है कि मास ऑफ स्टीम इवेपोरेटेड, बताओ भी मास ऑफ स्टीम कितना इवेपोरेट हो गया। ठीक है, तो वो हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त मोलैलिटी में जो वाटर कुछ स्टीम बन चुका है, तो एक्चुअल में ये अब 2 केजी नहीं बचा, ये 2 माइनस कुछ है। बस यही यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है यही यही हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो Yes, एक्स sir. की वैल्यू है वही हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एक्स यहाँ पे क्या है, बेसिकली मास ऑफ स्टीम। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा भी ये भी एक टाइप कर लेते हैं। मास ऑफ स्टीम इवेपोरेटेड इन केजी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 2 माइनस एक्स अपॉन 1/2। एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 1/2, दैट मीन्स 1.5। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1.5, इसमें केजी। इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरह से करना है कि एक्चुअल में 2 केजी वाटर था बट कुछ इसमें से माइनस हो गया जो कि स्टीम के फॉर्म में चला गया है, तो वहां से हम उस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर भाई? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक सबने, आगे बढ़े। Yes, sir. यस चलो, यार एक सेकंड रुकना, मैं अटेंडेंस भेजने भूल गया तुम्हारी, जस्ट एक सेकंड दे रहा हूँ, अटेंडेंस भेजने वाली।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आगे हम थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जो कि डिट्टो सेम है सेकंड वाली। उसमें क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है बट फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से। उसको बी से करते थे, इसको एफ से करते हैं, बी फॉर बॉइलिंग, एफ फॉर फ्रीजिंग। ओके, तो इसको लिखे हैं। अब इसको समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो बता सकता है व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? एनीवन? फ्रीजिंग पॉइंट क्या है सर भाई? जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगे। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। द टेम्परेचर at which solid and liquid states solid and liquid states solid and liquid states of a substance are in equilibrium with each other is called as the freezing point. Is called as the freezing point. ठीक है, of that substance। देखो भाई, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? सिंपली बॉइलिंग पॉइंट की एक हमने अलग टाइप की डेफिनेशन की कि बॉइलिंग पॉइंट क्या था, वो टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। बट फ्रीजिंग पॉइंट में इस टाइप की कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। ऑल दो कहीं कहीं जगह पे ऐसी डेफिनेशन लिखी गई है, जैसे कि एनसीईआरटी वगैरह में तुम देखोगे इस टाइप की डेफिनेशन है कि उन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट को भी ऐसे डिफाइन कर रखा है कि फ्रीजिंग पॉइंट किसी लिक्विड का वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि एनसीईआरटी में भी आई थिंक है, बट कुछ काफी बुक्स में ये इस डेफिनेशन को गलत माना गया है, मतलब उन्होंने इसी डेफिनेशन को सही माना है। क्योंकि देखो, सॉलिड का वेपर प्रेशर डिफाइन करना मुश्किल है। हर एक सॉलिड का वेपर प्रेशर ही डिफाइन करना मुश्किल है, क्योंकि सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना। तो ऐसा हो, अगर सॉलिड देखो, सॉलिड ऐसा होगा ना कि सॉलिड पहले लिक्विड में चला जाएगा, फिर लिक्विड से वेपर में जाएगा, सीधा Yes, sir. सॉलिड वेपर बन जाए। ऐसा होता है किसी किसी केस में, जिसको हम Yes, सब्लिमेशन sir. बोलते हैं, बट दैट हैपेंस एट अ पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है। वो Yes, ऐसा नहीं है sir. कि किसी भी कंडीशन में हो जाएगा, और उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, पर्टिकुलर कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसलिए वो डेफिनेशन काफी बुक्स उसको गलत मानते हैं और वो इसी डेफिनेशन को सही मानते हैं, ठीक है। बट ऑल्दो एनसीईआरटी में ये चीज दे रखी है, बट कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने इस चीज को, फ्रीजिंग पॉइंट को भी इस तरीके से प्रूव कर रखा है, जो कि ये गलत लगता है मेरे को भी पर्सनली, ठीक है। बट ठीक है, चलता आ रहा है वैसे ही। बट हम वैसे नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे तरीके से इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो भी एक बार मैं बता दूंगा वो तरीका क्या था, उन्होंने क्या यूज किया था, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट है, वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। जैसे कि वाटर के लिए वो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड, वो एक तरीके से 0 डिग्री सेल्सियस ट्रांजिशन टेम्परेचर हो जाता है, मतलब वो Yes, sir. इक्विलिब्रियम में आ जाती है दोनों चीजें। सॉलिड लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है सेम रेट से, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है सेम रेट से, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। उस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है भाई। इस तरह से, तो अगर जरा से हम जीरो से नीचे टेम्परेचर पे आ जाएं तो पूरी तरह से सॉलिड बन जाता है, और जीरो से ऊपर चला जाए तो पूरी तरह से लिक्विड बन जाता है, ठीक है। ऑल दो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी हम पूरी तरह से आइस बना सकते हैं, पूरी तरह से लिक्विड बना सकते हैं, बट उसकी भी कुछ अपनी कंडीशंस है जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो जिससे ही वो जो हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, वो उसी से आता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में इट इज पॉसिबल टू मेक अ सॉलिड एज वेल एज अ
लिक्विड, बट वो डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पे, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। बट अभी के लिए ये समझो कि वो एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, सो इसमें एक चीज है, व्हेन अ dilute solution containing a non-volatile solute containing a non-volatile solute is cooled, the part of solution that solidify first is pure solvent, देखो, जब भी हम किसी सोल्यूशन किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं और जब हम उसको ठंडा करते हैं, जब हम उसको कूल डाउन करते हैं, तो सोल्यूशन का वो पार्ट पहले सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि प्योर सॉल्वेंट है। सोल्यूशन का वो पार्ट पहले सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो कि प्योर सॉल्वेंट फॉर्म में है, फिर बाद में जो बेसिकली सोल्यूशन फॉर्म में वो बाद में सॉलिडिफाई होता है। कहने का मतलब ये है, देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो सोल्यूशन प्रिपेयर कर रखा है मैंने, अब यहाँ पे कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं जगह जगह पे, तो जहां जहां पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं उसके आसपास वाला एरिया बाद में सॉलिडिफाई करता है, उसके अलावा जो एरिया है विच इज प्योर सॉल्वेंट वो पहले सॉलिडिफाई कर जाता है, और जहां पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो बाद में सॉलिडिफाई करता है, ठीक है। ये एक चीज है, ठीक है, जिस वजह से ऑब्वियसली फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है। मतलब अगर पहले लिक्विड मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा था तो उससे कम में करेगा, मे बी -1 -2 इस तरह से, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। बट अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो एनसीईआरटी वालों ने तो प्रूफ किस तरीके से कर रखा है, उन्होंने वही ग्राफ का यूज किया है कि उन्होंने क्या किया कि दो ग्राफ बना दिए इस तरह से कि जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट का प्रूफ किया ना कि इस तरह से दो ग्राफ है, सोल्यूशन का अलग है, सोल्यूट का अलग है, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे वो हो जाए तो इस तरह से हमने डिफाइन, वैसे ही उन्होंने इसका भी डिफाइन कर रखा है डिटो, कि एक सॉलिड का कर्व बना रखा है, एक उसका प्योर सॉल्वेंट का बना रखा है, एक सॉलिड का बना रखा है, और जहां पे बेसिकली वो मैच कर जाए उस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली जहां पे बेसिकली तुम्हारे लिक्विड का वेपर प्रेशर जब सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसको उन्होंने उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोला हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ से उन्होंने समझाया हुआ है कि इस पॉइंट पे बेसिकली जब हम प्योर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो ये ग्राफ होगा, जब ये होगा तो ये होगा, और यहाँ पे कहीं पे सॉलिड का ग्राफ बना रखा है, और जब उसको मैच कर जाएगा, एक बार देख लेना एनसीईआरटी, तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। डिट्टो जैसे उसको हमने एक्सप्लेन किया है बॉइलिंग पॉइंट का, सेम इसका भी ऐसे ही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। बस इसमें जैसे उसमें तो हमने क्या किया था बॉइलिंग पॉइंट वाले में कि ऐसे दो ग्राफ्स हैं, तो ऑब्वियसली जब 1 एटीएम के इक्वल हो जाए तो वो पॉइंट हमारे लिए क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। इसमें 1 एटीएम के इक्वल नहीं, इसमें उन्होंने क्या यूज किया कि जब सॉलिड के इक्वल हो जाए तो सॉलिड का ग्राफ कहीं यहाँ पे बना दिया, जब उसके इक्वल हो जाए तो वो फ्रीजिंग पॉइंट है। तो वो ग्राफ के अकॉर्डिंग उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई इस तरह से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिस वजह से वो सॉलिड के वेपर प्रेशर को लोअर टेम्परेचर पे मीट करता है, ठीक है, सॉलिड के वेपर प्रेशर वाले ग्राफ को लोअर टेम्परेचर पे मीट करता है। तो ये उन्होंने बोल दिया जो कि लगभग गलत है अकॉर्डिंग टू मैनी बुक्स, की इस तरह से हम नहीं बोल सकते, सॉलिड के वेपर प्रेशर की कर्व को डिफाइन नहीं कर सकते, तो काफी जगह पे वो गलत है। हाँ, तो अगर इससे नहीं हम साबित कर सकते, देखो ये जो भी इसका प्रूफ है कि ऐसा क्यों हो रहा है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, एक्चुअल में तुम्हें ये यूज नहीं होने वाला है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, अगर बोलो न्यूमेरिकल्स में ऐसा कुछ नहीं यूज होगा, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो देखो दो तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, एक तो हम 3 फेज डायग्राम होता है वाटर का जो, एक तो वहां से प्रूफ कर सकते हैं 3 फेज डायग्राम से, एक दूसरा होता है मैं एंट्रोपी से प्रूफ कर सकते हैं हम।
तो एंट्रोपी से प्रूफ करके देखते हैं एक बार कैसे होगा। देखो एंट्रोपी के अकॉर्डिंग अगर तुम देखो तो मान लो मेरा यहाँ पे है सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है मान लो वेपर, यहाँ पे है कहीं एक सेकेंड, यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे एंट्रोपी है, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली वेपर की एंट्रोपी सबसे ज्यादा। फिर नंबर आ गया मान लो प्योर सॉल्वेंट का, फिर नंबर आया सोल्यूशन का। सोल्यूशन में सॉल्वेंट है प्लस क्या है साथ में सॉल्यूट। अब देखो ये वेपर है, बेसिकली वेपर की एंट्रोपी है जब वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा वेपर वेपर में तो सिर्फ सॉल्वेंट ही होंगे ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो होगा ही नहीं। वेपर में क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट होगा। यहां से यहां तक का जो मैं एंट्रोपी चेंज देख रहा हूँ दैट इज क्या है, उसको मैं डेल्टा एस वेपराइजेशन बोल सकता हूँ। यहाँ से Yes, यहाँ तक sir. का एंट्रोपी चेंज, Yes, ठीक है sir. ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे सॉलिड फॉर्म कर रहा है इस तरह से, यहाँ पे कहीं ये सॉलिड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहां से जब प्योर सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म करेगा, इस वाले डिफरेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑब्वियसली डेल्टा एस फ्यूजन ही बोलूंगा इसको। बट ये किस केस में, प्योर सॉल्वेंट के केस में। बट ये भी डेल्टा एस फ्यूजन है, ये भी डेल्टा एस फ्यूजन है। ये किस केस में, सोल्यूशन के केस में। ये सोल्यूशन के केस में, ये किसके केस में हो गया, प्योर सॉल्वेंट के केस में, ठीक है। समझ गए फ्यूजन का मतलब, समझते हो ना, जब सॉलिड में फॉर्म होता है, जब वेपर में फॉर्म हुआ तो वेपराइजेशन। इस तरह से यहां से क्लियरली हमें क्या पता चल रहा है, अगर इसमें देखो एक बात ये तो तुम्हें पता है ना, देखो प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन की एंट्रोपी को कंपेयर करूंगा तो एक सेकेंड, इसमें गलती कर दी, यहाँ पे आना चाहिए तुम्हारा एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, सोल्यूशन की ज्यादा होनी चाहिए ना, तो यहाँ Yes, sir. सोल्यूशन ऊपर आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए प्योर सॉल्वेंट। तो एंट्रोपी अगर देखेंगे तो सोल्यूशन की ज्यादा होती है प्योर सॉल्वेंट से, सोल्यूशन की क्या ज्यादा होती है, प्योर सॉल्वेंट से। यहाँ पे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सोल्यूशन की एंट्रोपी ज्यादा होती है प्योर सॉल्वेंट से। ये डेल्टा फ्यूजन आ जाएगा सोल्यूशन के केस में, ये आ जाएगा सोल्यूशन के केस में, ठीक है। और ये आ जाएगा प्योर सॉल्वेंट के केस में। इतना समझ आ गया सबको। तो यहां से क्लियरली क्या पता चल रहा है कि, यहां से क्लियरली क्या पता चल रहा है कि डेल्टा एस फ्यूजन अगर मैं सोल्यूशन के केस में देखूं दैट इज वो ज्यादा है, डेल्टा एस फ्यूजन अगर प्योर सॉल्वेंट के केस में देखूं तो वो क्या है, कम है, उसकी वैल्यू कम है। इतनी बात समझ में आ गई सबको। यस Yes, सर। sir. अब इसमें क्या होता है ना, ये जो डेल्टा एस की वैल्यू होती है, ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है डेल्टा एच अपॉन, यहाँ पे टेम्परेचर आता है। अगर डेल्टा एच फ्यूजन की बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड यार, अगर मैं मान लो डेल्टा एच फ्यूजन, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, डेल्टा एच फ्यूजन की वैल्यू होती है डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर, यहाँ पे आता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट बोल लो, मेल्टिंग पॉइंट बोल लो, एक ही बात है। तो यहां से हमें ये पता चलता है जो डेल्टा एच फ्यूजन होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीजिंग पॉइंट के। तो अगर डेल्टा एच फ्यूजन की वैल्यू सोल्यूशन के लिए ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट उसके लिए क्या होगा, कम होगा। Um,
अगर सोल्यूशन के लिए डेल्टा एस फ्यूजन की वैल्यू ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू सोल्यूशन के लिए कम होगी, प्योर सॉल्वेंट के लिए डेल्टा एस फ्यूजन की वैल्यू कम है तो फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली तुम्हारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम आ रहा है इन केस ऑफ सोल्यूशन, अगर मैं एंट्रोपी के अकॉर्डिंग डिफाइन करूं। तो ये एक तरीका हो जाता है इसको बेसिकली प्रूफ करने का, एंट्रोपी के हिसाब से हम प्रूफ कर सकते हैं कि सोल्यूशन का ऑब्वियसली एंट्रोपी ज्यादा होती है प्योर सॉल्वेंट से, क्योंकि रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है। यहां से जहां जाएंगे तो ये वेपराइजेशन, डेल्टा वेपराइजेशन है, ठीक है। यहां से अगर तुम यहां जाओगे, ये डेल्टा, ये भी डेल्टा वेपराइजेशन है, बट ये प्योर सॉल्वेंट का है, ये प्योर सॉल्वेंट का है और ये सोल्यूशन का था, ठीक है, ये सोल्यूशन का था, इस तरह से। तो ये बेसिकली ये भी एक तरीका हो जाता है, और ये था डेल्टा फ्यूजन सोल्यूशन के लिए, ये डेल्टा फ्यूजन सॉल्वेंट के लिए। तो डेल्टा फ्यूजन सोल्यूशन के लिए वैल्यू ज्यादा है, जिस वजह से फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई वाली बात, ये वाली। Yes, sir. एक और तरीका होता है इसको प्रूफ करने का, वो थ्री फेज डायग्राम से, पर उसमें टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि इसके बेस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता। मतलब ये जो समझ है कि फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू कम क्यों हो रही है, इसके बेस पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, तो उससे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो एक ये तरीका याद रख लो कि इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। एक और भी तरीका होता है, बट वो ज्यादा उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रख लो कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं इन अ सॉल्वेंट, ओके। और फॉर्मूला, इसमें हमें फॉर्मूला भी डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली जैसे उसके केस में तुम देखते थे कि क्या फॉर्मूला होता था, डेल्टा टीबी टू केबी इंटू एम, इसके केस में हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, बस केबी की जगह के एफ आ जाएगा। बाकी डिट्टो सब कुछ सेम है, कुछ फर्क नहीं है इसमें, डिट्टो सब कुछ क्या है, सेम। समझ में आई बात। अच्छा, इसमें जो डेल्टा टी एफ है वो किसके इक्वल होगा? अच्छा, मैं ये बाद में लिखाता हूँ, पहले इतना लिख लो सब, ये चीज बाद में लिखाता हूँ। इसमें यहाँ तो कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, इसको लिख लो सब, यहाँ तक हो जाए तो हैंड रेस कर देना। हो गया सबका? चलो। अच्छा, डेल्टा टी एफ जो है, एक सेकेंड, डेल्टा टी एफ जो है वो किसके इक्वल होगा? टी एफ सॉल्वेंट माइनस टी एफ सोल्यूशन। सही बोल रहा हूँ ना? क्योंकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है ना, सॉल्वेंट का Yes, ज्यादा sir. है, जैसे सॉल्वेंट का मान लो 0 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ वाटर, और सोल्यूशन का कम है, तो उसको माइनस करोगे तो वहां से तुम्हें डेल्टा टी एफ की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। Yes, sir. चलो, और ये वैसे ही डेल्टा टी एफ उसी तरह से, जैसे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के, ये भी सेम वैसे ही प्रोपोर्शनल आ जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के, और सेम उसी तरह से ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा मोलालिटी के, और सेम उसी तरह से ये इसके इक्वल आ जाएगा के एफ इंटू कैपिटल एम, ठीक है, Yes, सॉरी sir. स्मॉल एम के। और यहाँ पे जो के एफ है उसको क्या क्या बोला जाता है, उसको बोल दिया जाता है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और क्या हो सकता है, डिप्रेशन पॉइंट, मोलर डिप्रेशन पॉइंट, एंड मोलर, एक और नाम होता है क्रायोस्कोपिक। जैसे यहाँ वहां पे एबिलियोस्कोपिक होता था, यहाँ पे क्रायोस्कोपिक होता है, क्रायोस्कोपिक, ठीक है। Yes, sir.
और ये भी किस, हम्म, बस यही है। और के एफ की वैल्यू जैसे यहाँ वहां पे डिफाइन की थी, वहां यहाँ पे भी आ जाएगी आर टी एफ स्क्र अपॉन 1000 एल एफ। एल एफ क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। टी एफ क्या है? फ्रीजिंग freezing पॉइंट point of solvent. ऑफ सॉल्वेंट। और एल एफ क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। Yes. बस यहाँ भी पर ग्राम होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू भी हमें क्या लेनी है? पर ग्राम। ठीक है, वो उसमें लिखाना भूल गया था मैं, तो याद रखना पर ग्राम। और फिर एल एफ को हम डिफाइन करते हैं डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो रखनी होती है वो क्या रखनी होती है? पर मोल। ठीक है, और इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाती है? पर ग्राम। ठीक है, बस ये था तुम्हारी पूरा डिट्टो वही है, कुछ फर्क नहीं है। आई थिंक कोई ज्यादा इसमें दिक्कत होगी नहीं तुम्हें। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन लिखो भाई। डिटरमिन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन, freezing point of an aqueous solution containing 3% urea, 3% urea and 5.85% NaCl। Kf गिवन है हमें 1.86। यहां भी Kf की यूनिट क्या हो जाएंगे? केल्विन इंटू मोलर इनवर्स बोल दो, या फिर वैसे उस तरह से बोल दो जैसे बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, चलो निकालो। तो इसमें केजी नहीं है। हाँ, वैसे भी मैंने मोलल ही बोल दिया ना। अब मोलल को ओपन करके लिखना चाहते हो तो मोलल क्या ओके होता सर। है? मोल अपॉन केजी। ओके सर। ठीक है, तो उस तरह से बोल सकते हो। जैसे मोलारिटी के लिए हम कई बार सिंपली कैपिटल हम यूज कर लेते हो, कई यस बार उसको सर। मोल पर लीटर बोल देते हैं, तो वो ठीक है, करो इस फ्रीजिंग पॉइंट निकालो। और जहां भी तुम्हें सॉल्वेंट मेंशन नहीं है, वहां पे सॉल्वेंट क्या है? वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो रहा है? 0 डिग्री जीरो। सेल्सियस। तो जितनी भी डेल्टा, देखो जितनी भी डेल्टा टीएफ की वैल्यू आएगी, मान लो डेल्टा टीएफ की वैल्यू है 3 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल, तो सिंपली तुम्हारा टीएफ जो हो जाएगा सोल्यूशन का, वो क्या हो जाएगा? -3 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यस जीरो है सर। ना, तो जीरो से कितना, ये क्या है? डिप्रेशन इन फिजिक्स। जीरो से कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? यहाँ भी पुट करके देखोगे तो सॉल्वेंट का 0 है, तो टीएफ की वैल्यू पुट करोगे 3, तो सोल्यूशन का कितना आ जाएगा? ओ सॉरी, यहाँ पे तो वो उस हिसाब से टीएफ की वैल्यू निकालोगे उधर जाएगा, इस सॉल्वेंट में से उसको माइनस करोगे तो वहां से उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यस करो सर। इसको। हुआ किसी का?
ये तो लिख लिया है ना सबने? सर -5.1। -5.1 आंसर मेरे को भी नहीं याद, मतलब पता नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक सेकेंड। तो क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज के एफ इंटू कैपिटल एम। के एफ की वैल्यू 1.86। अब मोलैलिटी के लिए ऑब्वियसली दो सल्यूट है हमारे पास, तो 3 ग्राम यूरिया है, 5.85 ग्राम NaCl है इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। दैट मीन्स वाटर बच गया, वो निकाल लो कितना बच गया, 91 पॉइंट कुछ बच गया ना, 91 पॉइंट कुछ 15। अच्छा, 3 ग्राम यूरिया, इसके मोल 3.60, इसका आई तो 1 ही होगा, प्लस यस सर 5.85, इसका मोलर मास 58.5, यस सर 58.5, और इसका, इसके लिए आई की वैल्यू 2, इसके लिए आई की है 2 है ना, क्योंकि 100% लेंगे अगर गिवन नहीं है अल्फा। एंड देन डिवाइड बाय वाटर जो हो जाएगा 91.15, और इनटू यहाँ पे 1000 कर देंगे, या फिर डिवाइड बाय 1000 कर दो। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, क्योंकि ग्राम को हमने केजी में तो कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो देख लेना इस हिसाब से, ये चीज होगी। बस इसको आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, पता नहीं अब क्या आएगा कैलकुलेट करके। इसको कैलकुलेट कर लेना, 3 2 1/20 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। बस तुम देख लेना, ये सॉरी 5.85 है, ये 58.5 है, 1/10 10 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, 2 5 10, 5 बचेगा। तो देख लो भाई क्या आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इसको, बस जितने भी वैल्यू आई वही माइनस में आ जाएगा। कितनी आ रही है वैसे सबकी, बाकियों की भी वही आ रही है, 5 जो बोल रहा था, -5। सर अभी निकाल एक मिनट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये सर वही आ रही है 5.8। ठीक है, चलो ठीक, सबकी वेट वही है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन इज डिटरमिन moles of ethylene glycol। ये इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट बोला जाता है इसको, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। देखो क्या होता है ना, इसकी मैं एक दो एप्लीकेशन तुम्हें बता दूं फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। जैसे कई बार जो कि पहाड़ों वगैरह में, अगर तुम हिली एरिया में देखो, या फिर कुछ ऐसी कंट्रीज हो जो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, जैसे कनाडा वगैरह, तो वहां पे बर्फ बहुत जम जाती है रोड्स वगैरह में। तो वहां पे रोड्स पे क्या किया जाता है ना, नमक, वो नमक ऐड कर देते हैं, NaCl ऐड कर देते हैं। तो NaCl ऐड करने से क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे टेम्परेचर होगा मान लो 3 डिग्री सेल्सियस, तो बर्फ जम जाएगी। मान लो रोड्स में बर्फ जमी हुई है, तो मैं अगर नमक ऐड कर दूंगा बहुत सारा, तो मान लो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होके -5 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट -5 हो गया, तो ऑब्वियसली ये बर्फ पिघलने लग जाएगी, ये बर्फ पिघल जाएगी। जब ये बर्फ पिघलने लग जाएगी, तो इसको रोड में से हटाना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से इस चीज को यूज किया जाता है। सर नमक ठीक से है, तो जमी दूसरा रहती है। इसका एक और, नहीं नहीं जमी क्यों रहेगी,
अगर फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होगा तो पिघलेगी ना, जमेगी क्यों? पहले वो पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जा रही थी, अब उसको -5 में जमना पड़ेगा जब डिप्रेशन हो जाएगा ओके फ्रीजिंग सर, पॉइंट में। यस सर, ठीक है। हाँ, तब वो -5 पे जमेगी ना, तो -3 पे तो वो लिक्विड होगी ना। ठीक है, यस सर, -3 पे तो लिक्विड होगी। हाँ, तो हाँ, अच्छा, तो इसमें एक और चीज है, जैसे हम बहुत ज्यादा मान लो हिली एरिया में जब कार वगैरह लेके जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ना, कार वगैरह जब हिली एरिया में लेके जाते हैं तो मान लो वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर है, तो वहां पे जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, तुम्हारा पेट्रोल फ्रीज कर सकता है ना। इट मे बी पॉसिबल कि पेट्रोल यस फ्रीज हो सर, जाए। तो अगर पेट्रोल फ्रीज होगा दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें क्या करते हैं, पेट्रोल वगैरह में एंटी फ्रीजिंग एजेंट डाले जाते हैं, जैसे कि थाइलिन ग्लाइकॉल हो गया, या कुछ और एंटी फ्रीजिंग एजेंट डाले जाते हैं, जो कि बेसिकली जो क्या करेंगे, इसके ऑब्वियसली फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया तो इसको अब और लोअर टेम्परेचर पे ही ये जम पाएगा, 0 डिग्री, मतलब जो भी पेट्रोल का वो होगा फ्रीजिंग पॉइंट, उस उतने पे तो जमेगा नहीं, उससे भी कम में जमेगा। तो ऑब्वियसली वो फिर इजिली फ्रीज नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इसको बेसिकली यूज किया जाता है। तो ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, ये भी क्या है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये है, डिटरमिन मोल्स ऑफ एंटी फ्रीजिंग एजेंट इथाइलिन ग्लाइकोल टू बी एडेड टू 2 kg of water, 2 kg of water to decrease its freezing point, to decrease its freezing point freezing point to -3 डिग्री सेल्सियस, टू -3 डिग्री सेल्सियस। के एफ जो गिवन है वाटर का, वो 1.86। ठीक है, यूनिट वही है, केल्विन मोलर इनवर्स। करो इसको, जल्दी करो। इथाइलिन ग्लाइकोल में कोई एसोसिएशन, इसका I1 होता है, जैसे यूरिया वगैरह का, यूरिया ग्लूकोज, उनका 1 होता है ना, इसका भी 1 होता है। यस सर, फॉर्मूला पता है इसको, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला ये होता है इसका, इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके सर। Sir, 3.22. 3.22 फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ देखो, उसने बोला है कि कितना डिक्रीज करना है, कहां तक डिक्रीज करना है फ्रीजिंग पॉइंट को, -3 डिग्री सेल्सियस NS3 तक। तो -3 तक डिक्रीज करना है। वाटर का तुम्हें पता है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 0 डिग्री सेल्सियस। 3 दैट हो मीन्स जाएगा, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। सॉरी 3 हो जाएगा। और के एफ की वैल्यू 1.86। मोल कितने हैं, मोल निकालने हैं तो उनको एन मान लो, डिवाइड बाय 2 kg वाटर दे रखा है 2, तो यहाँ से सिंपली वैल्यू निकाल लोगे, 3 × 2/1.86। तो उतना ही आ जाएगा जितना तुम बोल रहे थे, आई थिंक। कितना बोला था? 3.22. 3.2। यस सर, आ गया सबका 3.22? यस सर, यस। चलो ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ पे हमारी थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी होती है, फिनिश। अब फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बची है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उसको स्टार्ट करें या शीट डिस्कस कर लें? अब शीट में डाउट्स हैं, होमवर्क किया हुआ है? हेलो, आवाज आ रही है? सर डाउट्स है। डाउट्स है ना?
तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, अभी शीट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जितना टाइम यस बचे। सर। ओके, ठीक, ओपन कर लो शीट। कुछ डिस्कस किया है अभी तक हमने या नहीं किया है? आई थिंक यस सर, ई तक हो गया। ई तक हो गया, ठीक है। ठीक है, सेक्शन एफ में सर F11। F11। सर ये तो F11 में है फिनोल एसोसिएट्स इन। ये तो फ्रीजिंग पॉइंट से हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। यस। अटेम्प्ट करना, छोड़ना मत, फिर से अटेम्प्ट करना, नहीं ठीक है। सर, पहले फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा नहीं था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। हाँ हाँ हाँ। सर F15। और बोलो। F15। 1 mole each of the following solutes are taken in 9 mole water. ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी इन द ऑर्डर। अभी हालांकि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं पढ़ा, बट फिर भी हम इसको कर सकते हैं। देखो कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उठा लो, चाहे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा है, चाहे यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग इन, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, कुछ भी लिखा है, आरएलवीपी लिखा है, क्वेश्चन सब में बन सकता है, ठीक है। तो हर एक यस जो सर। भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आएगी, नंबर ऑफ मोल्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी आएगी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यस सर। सल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आएगी आएगी। दैट मींस हर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आई के प्रोपोर्शनल तो आएगी आएगी वेंटो फैक्टर, यस सर। ठीक है। यस तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला है अब यहाँ पे उन्होंने बोला है 1 मोल ईच ऑफ फॉलोइंग सल्यूट, मतलब सब सल्यूट्स का एक एक मोल है। अब सबका मोल तो एक एक है, बट आई सबका सेम नहीं हो सकता ना, वो डिफरेंट हो सकता है। तो बेसिकली यस सर। इसमें कंपैरिजन आई के बीच में, जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा। आई की वैल्यू तुम देखोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे अल्फा तो नहीं दिया, तो अल्फा सबका 100% ही मानना है। ग्लूकोज के लिए तो आई की वैल्यू 1 होगी, तो डी सबसे यस कम। सर। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा होना चाहिए सी का, क्योंकि इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी ना, ओ सॉरी हाँ 4 होगी, यस सर। ठीक है ना, Na3 पे 4 हो जाएगी। यस सर, 4 हो समझ जाएगा। गए? आई थिंक कर लोगे अब तो, यस सर। कर लोगे ना अब, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। सेक्शन जी में जी में है कोई डाउट? सर एक मिनट। सर G12। G12 में द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन वो दे रखा है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पर मोल ऑफ बेंजीन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन हैविंग अ वेपर प्रेशर ऑफ 167 टोर एट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेसिकली हमने उसने हमें पी नॉट की वैल्यू दे दी है, वो कितनी दी, 268 टोर। फिर उसने बोला कि हमें कितने मोल्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड करने पड़ेंगे कि पीएस की वैल्यू कितनी हो जाए, 167 टोर। यस सर। तो फॉर्मूला लगा दो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। बेंजीन पर मोल, यहाँ पे तुम्हें सोचा होगा कि हमें बेंजीन तो दिया नहीं है, बट वहां यहाँ पे बोला है ना पर मोल ऑफ बेंजीन, तो यस बेंजीन का सर। एक मोल ले लो, ओके उसके सर। हिसाब से स्मॉल एन की वैल्यू निकाल दो, बाकी सब कुछ तो गिवन ही है। ओके सर। सर बस यही डाउट और था। बोलो। एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट किया है सेक्शन एच? नहीं सर, वो अभी नहीं किया, आज का किया। अच्छा वो अभी नहीं किया, ठीक है। तो अभी तुम्हारा जो होमवर्क है वो सेक्शन जे को छोड़ के सारा हो जाएगा, मतलब अप टू यस सर। सेक्शन आई तक, आई तक हो गया। अप टू सेक्शन आई तक हो जाएगा। एक तो ये बात, एक तो ये हो गया, ये एक्सरसाइज 1 का हो गया। अच्छा एक्सरसाइज 2 में मैंने दिए थे अभी तक कोई क्वेश्चन या नहीं दिए? नो सर, अभी नहीं दिए।
नहीं दिए, दिए होंगे यार। चलो नहीं दिए तो एक्सरसाइज 2 में तुम कर लो। हम्म, और याद रखा करो जितना मैंने होमवर्क दिया है, मेरे को क्योंकि याद नहीं रहता। तो एक्सरसाइज 2 में आप कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। ओके सर। तो डेली का फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, डेली का डेली होमवर्क करोगे तो बहुत हेल्प होगी। ठीक है। क्योंकि अगर तुमने होमवर्क पेंडिंग कर दिया ना तो वो पेंडिंग ही रह जाता है, ये मेरे से लिखवा लो, मतलब कभी पुराना होमवर्क कभी कवर नहीं हो पाता। इसलिए डेली और कंसिस्टेंट होना एक सबसे बड़ी क्वालिटी है। ठीक है, तो ये हमेशा चीज याद रखना है। डेली का डेली जितना होमवर्क मिलता है वो करते जाओ करते जाओ। और देखो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का होमवर्क तो ऐसे हो जाता है, टाइम तो फिजिकल के होमवर्क में लगता है या फिजिक्स के और मैथ्स के तो लगता ही है टाइम, वो तो मैं मानता ही हूँ। बट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो ऐसे ही हो जाता है, तो उसका टाइम वहां पे टाइम बचा के फिजिकल को ज्यादा टाइम दिया करो होमवर्क में। ठीक है। यस सर। हाँ बट वहां पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसको टाइम, वहां पे तुम्हें टाइम कहाँ ज्यादा देना है, पढ़ने में। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तुम्हें पढ़ने में, थ्योरी रटने में ज्यादा टाइम देना है। फिजिकल में थ्योरी वेरी रटने में टाइम नहीं देना, होमवर्क में ज्यादा टाइम देना है। यस ठीक सर। है। बस। चलो ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। फिर वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, नेक्स्ट ही फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते गुड हैं नेक्स्ट आफ्टरनून क्लास में। सर। तब तक के लिए बाय।